दोस्तों, आज की कहानी है वसीयत। एक बार रमेश जी बीमार हो गए। उन्हें लगा अंत समय पास ही है। सोचा मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे घर की जमीन जायदाद को लेकर झगड़ने ना लगे, क्योंकि यह पैसा सभी भाइयों में भी दरार पैदा कर सकता है। उनके जाने के बाद कहीं बच्चे उन्होंने सालों में समाज में जो इज्जत कमाई है वह कहीं मिट्टी में ना मिला दे। यह सोचकर रमेश जी का दिल बैठा जा रहा था। यह भी एक बड़ा कारण था कि उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। सरकारी विभाग में सेवानिवृत्त हुए 10 साल हो गए थे। उनके दोनों बेटे नौकरी में लग गए थे। अपने अपने बीवी बच्चों के साथ नौकरी वाली जगह पर रहते थे। कभी कभी तीज त्योहार पर आ जाते थे, 1-2 दिन के लिए। एक बेटी थी, उसको भी अच्छे घर में ब्याह दिया था। पत्नी जमुना जी और रमेश जी अकेले रहते थे। जमुना रमेश जी के लिए चाय बनाकर लाई, उन्हें बैठाकर पिलाने ही वाली थी। तभी रमेश जी ने उनका हाथ पकड़ा, चाय का कप मेज पर रखने का इशारा किया। क्या हुआ जी, आज चाय नहीं पीनी? नहीं, तुम सचिन और अजय को फोन कर बुला लो। मुझे लगता है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है मेरे पास। रमेश जी भावुक होते हुए बोले, या ऐसी अशुभ बातें मत निकालिए मुंह से। अभी आपको 100 साल जीना है, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। जमुना जी रमेश जी के हाथ पकड़कर मजबूत करते हुए बोली, तुम्हारे कहने से मेरी उम्र थोड़ी ना बढ़ जाएगी। तुम सबको फोन कर दो। बस जमुना जी ने भारी मन से बेटे को फोन किया। दोनों ने यही कहा, माँ पापा को अच्छे अस्पताल में भर्ती कर दो। अभी इतना काम है, अभी नहीं आ सकते। पापा तो ऐसे भी छोटी छोटी बातों से जल्दी घबरा जाते हैं। पर जैसे ही जमुना जी ने कहा, पापा को कुछ जरूरी बात भी करनी है तुम लोगों से। इतना सुनते ही दोनों ने बेटे प्रॉपर्टी की सोच में माँ से बोले, ठीक है माँ, पापा को दिखाना जरूरी है, कल छुट्टी लेकर आते हैं। अगले दिन दोनों बेटे बहू बच्चों सहित घर आ गए। पर यह क्या, रमेश जी तो अपने छोटे छोटे पोते पोतियों को चाहता हुआ देखकर बेड पर तुरंत उठकर बैठ गए। आगे इतने दिनों से तो बिस्तर पर हो, सारे काम मुझे करवा रहे थे, आज कैसे उठकर बैठ गए और अपने आप कंघी से बाल बनाने लगी? जमुना जी चिढ़ाते हुए बोली। रमेश जी बोले, पता है ना, मेरी सोन चिरोटे आए हैं। मेरे गोलू को उसका दादू हीरो जैसा बना अच्छा लगता है। पिछली बार देखा नहीं था तुमने कैसे मेरे बिखरे बाल देखकर गुस्सा हो गया था, खुद ही बनाने लगा था मेरे बाल। तब जाकर बोला, अब लग रहे हैं मेरे दादू हीरो। उसके बाद ही मुझे पार्क लिए जाता था बैट बॉल खेलने। दोनों बेटे बहू ने पोती ने जमुना जी और रमेश जी के पैर छुए। दोनों पोतियों ने नमस्ते किया। चाहता हुआ 5 साल का गोलू दादू की गोद में गर्दन से चिपक कर बैठ गया। रमेश जी उसे दुलार से पुचकारने लगे। गोलू, क्या कह रहा था, तुम्हें बताया था ना दादू की तबीयत ठीक नहीं है, जो उनकी गोद से यहाँ बैठ जा। बड़ा बेटा सचिन अपने बेटे को डांटता हुआ बोला, नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं, मेरे बच्चे आ गए हैं, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। छोटा बेटा अजय बोला, यह सही बात, पापा जितना प्यार पोते से करते हैं ऐसा प्यार कभी हम पर दिखाया है जैसा आप गोलू पर कर रहे हो। सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। अचानक से हंसते हंसते रमेश जी खांसी उखड़ गई, सांस फूलने लगी। जमुना जी ने तुरंत पानी पिलाया, बेटों ने सहारा दिया, उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। माँ, मैं डॉक्टर को ले आता हूँ, सचिन बोला। नहीं, या तो रोज का है, जमुना जी ने कहा। तूने माही बेटी को फोन नहीं किया क्या, उसे नहीं बुलाया? रमेश जी की जुबान लड़खड़ा रही थी। जी नहीं, मुझे लगा आपको अजय और सचिन से ही बात करनी है।
इसलिए उससे तो नहीं कहा मैंने। तभी तपाक से बड़ी बहू सिया बोली, पापा जी वैसे भी घर की बातों में दीदी को बुलाने की क्या जरूरत, उनका अपना काम है, हम ही है ना। कैसे कैसे अपने काम छोड़कर आए हैं, हमें ही पता है, उन्हें क्यों परेशान करना, जो बात करनी आपको कर लीजिए, हम सब है ना। बहू बेटों ने सिया की बातें से हामी भरी। तभी पता नहीं कहाँ से रमेश जी में इतनी ताकत आ गई, दहाड़ते हुए आवाज में बोले, खबरदार अब एक शब्द भी आगे कहा तो बहू तुम्हारे ननद इस घर की सबसे बड़ी बेटी है, इस घर के लिए जाने वाले फैसलों को जानने का उसका भी हक उतना ही है जितना तुम्हें है, इसलिए उसे भी बुलाना उतना ही जरूरी है जितना तुम लोगों को। पापा जी मैं तो बस इसलिए बोली कि दीदी को भी काम होंगे, हम हैं तो सही, आपकी देखभाल के लिए काम कर रहे हैं तो मैं फोन रख देती हूँ, कर देती हूँ, दीदी से इसी बहाने सब मिलेंगे। सकपकाती हुई आवाज में सिया बोली, ठीक है बहू, उसे आ जाने दो, फिर बात करता हूँ। रमेश जी बिल्कुल नारियल के स्वभाव की तरह, ऊपर से सख्त और अंदर से मुलायम। अजय, सचिन और घर की दोनों बहुएं दूसरे कमरे में गए। भाई आप दीदी का इंतजार करेंगे, मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है, कब पापा अपनी बात बताएंगे, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अजय उदास होते हुए बोला, पापा हाँ अब तो बहुत ही फ्री हैं, हाँ ना, हमें को जैसे 1 महीने की छुट्टी मिली है, तू भी कैसी बात करता है, हम भी 2 दिन की छुट्टी पर आए हैं। सिया दीदी कब आ रही हैं, तुमने फोन किया, हाँ कह रही हैं कि रात तक पहुंच जाएंगे। तभी जमुना जी की आवाज आई, सचिन सुनो जरा, दोनों बेटे आंगन में आए, उनकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अभी तक तो सामने वाली रचना आंटी का बेटा ले आता था, पर अब तुम लोग आ गए हो तो ले आओ, अच्छा नहीं लगता उसे कहना जब तक 2 बेटे हैं। जमुना जी दवाई का पर्चा सचिन के हाथ में थमाती हुई बोली। सचिन ने पर्चा देखा, उस पर पिछला बिल 700 का बना हुआ था। इतने पैसों का बिल देखा सचिन अजय से बोला, अभी सफर की थकान है, सर दर्द हो रहा है, तुम दवाई ले आ। सजय ने पर्चा देखा तो वह भी सक पका गया, वह कुछ कहने ही वाला था, तब तक जमुना जी अंदर से आई। ए ले सचिन पैसे, इतने में आ गई दवाई। तब जाकर दोनों भाइयों की सांसों में सांस आई। शाम के समय घर की बड़ी बेटी माही दोनों बच्चों के साथ आ गई। आते ही अपने पापा के गले लगकर काफी देर तक रोती रही, शिकायत करती हुई बोली, बताए क्यों नहीं पापा, इतनी तबीयत खराब कर ली है आपने। अपनी भाभी गिलास लेकर जूस लेकर आई हूँ, पापा को अपने हाथों से पिलाऊंगी, तंदुरुस्त करना है। पापा को तो मेरी फिक्र छोड़, इतना लंबा सफर करके आई है, पहले चाय नाश्ता कर लो। रमेश जी कपकपाते हुए बोले, जा रही नहीं रही हूँ, पहले आप जूस पी लीजिए, तभी मैं कुछ खाऊंगी। अपने हाथों से बिटिया रानी उन्हें जूस पिलाया। यह सब देख बेटे बहू एक दूसरे को देख इशारा करने लगे। खाना पानी कर सभी लोग अपने कमरे में चले गए। माही बोली, मैं पापा के पास ही सोऊंगी, तुम यहाँ मत सोना, जा कूलर में सोना, मेरे बलगम की बदबू आती है मेरे कमरे से, तेरी बेबी भी तेरे लिए नहीं सोएगी। रमेश जी बोले, तो भैया आप सो जाइए, इतने दिनों से पापा का ख्याल रख रही हैं, अब उन्हें थोड़ा आराम देना चाहिए। माही सचिन से बोली। इतना सुन सचिन बोला, पापा मैं तो सो जाऊंगा आपके पास, अब सब लोग आ गए हैं, आपको कोई जरूरी बात करनी थी ना, कर लीजिए। इस पर रमेश जी ने सब बच्चों को आंगन में इकट्ठा होने को कहा। रमेश जी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर अपना डंडा संभालते हुए बैठे। उन्होंने एक लंबी सांस ली। नहीं बोल पाता हूँ बच्चों, तुम लोग जब छोटे थे तब तुम्हारी माँ की नौकरी का पत्र आया था, उसी के बारे में तुम्हारी माँ फूली नहीं समा रही थी, पर अगले ही पल जैसे ही उसने दूध पीते अजय की तरफ देखा, उसे उठा सीने से लगा लिया
उस पत्र को बक्से में डाल दिया। तुम तीनों की परवरिश में हम दोनों ने बहुत ही आर्थिक तंगी का सामना किया। मेरी छोटी सी नौकरी में पूरी कोशिश करी कि तुम लोगों को किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए कितनी बार जमुना जी ने अपने जेवर गिरवी रखे। किसी रिश्तेदारी में ब्याह होता तो बहाना लगा देती थी कि तबीयत खराब है, नहीं तो बेचारी का सबके बीच मजाक बन जाते भी तो सबकी नज़रों से बचने की कोशिश करती। हाथ पैर रखकर जमाई लेते हुए सचिन बोला, पापा इसमें क्या नई बात है, ऐसे सभी माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए, हम नहीं कर रहे। अपने बच्चों के लिए पैदा किया है तो पालना भी तो हमें ही है। हाँ पापा, भैया सही तो कह रहे हैं, सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप भी। तबीयत ठीक नहीं है, अपनी जरूरी बात करिए। फिर सभी लोग सोए। सफर की थकान भी है। आज थोड़ा रोश में अजय थोड़ा रोष में बोला, क्या बोला तुम टाइम वेस्ट? जब तुझे कोख में 9 महीना रखा था मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ। जब तुम बीमार पड़ते थे तो तेरे पापा ऑफिस से आंधी तूफान में अपने ऑफिस से छुट्टी चढ़वाकर अपनी साइकिल से हाँफते हुए आते थे। पूरी पूरी रात तुझे गोद में लेकर घुमाते थे। तेरा कॉलेज में एडमिशन करवाने तेरे साथ कानपुर गए। वहाँ 4 दिन रहकर तेरे खाने की रहने की व्यवस्था करके आए थे। अब जब सचिन का अपने दोस्त के गलत काम में नाम आ गया तो कैसे अपने बेटे को निर्दोष साबित करने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। तुम्हारे पापा ने एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब वो चैन से सोए। तो हमारा भी टाइम ही वेस्ट हुआ ना अजय? आज यमुना जी जीवन में पहली बार अपने बेटे से उसके विरोध में ऊंची आवाज में बोली थी। दूसरी तरफ माही और रमेश जी की आंखों से आंसू निकल आए थे। भैया माँ सही कह रही हैं, पापा आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो सुन लीजिए ना। या हमारे माँ बाप जब हमसे दूर चले जाएंगे तो उनकी आवाज को भी तरसेंगे, फिर सोचेंगे कहीं से भी पापा आवाज लगा दे। क्या यह इमोशनल ड्रामा लगा रखा है दीदी? आपने भी जो दुनिया में आया है उसे तो जाना ही है। यह सब तो नॉर्मल बात है जो माँ पापा ने की है। सचिन बोला, तो ठीक है, मैं अपनी बात पर आता हूँ। बेटा तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो मेरा पहला फैसला मेरे इस घर को लेकर है। रमेश जी बोले, बच्चों मैंने यह घर अपने पोतों के नाम किया है क्योंकि इस घर से मेरी और जमुना जी की बहुत यादें जुड़ी हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे दुनिया से जाते ही तुम लोग इस घर को बेचकर अपनी नौकरी वाली जगह पर बस जाओ। इसी बहाने तुम लोग मेरे नन्हे मुन्ने इस घर में आते जाते रहोगे। वैसे भी अच्छी विकसित कॉलोनी में है हमारा घर, जमीन की कीमत बढ़ेगी घटेगा नहीं। मेरे पोतों को यह भी घर उनके 18 साल होने पर ही मिलेगा। जब तक जमुना है वह रहेगी, फिर तुम लोग इसकी देखभाल कर सकते हो। या क्या पापा, इतने सालों में तो यहाँ क्या घर खंडहर हो जाएगा और हम तो बेचेंगे ही इस घर को जब हमें रहना ही नहीं। सचिन बोला, तो तूने पहले ही सोच लिया कि तू इस घर को बेचेगा? जब मैं इतने सालों तक इसे वैसे को वैसे संभाले रहा तो क्या तुम लोग अपनी जेब से हर साल कुछ पैसा खर्च कर इस घर की मरम्मत रंगाई पुताई नहीं कर सकते? यह बाल धूप में ऐसे सफेद नहीं किए हैं बेटा। मुझे पता है तुम लोगों की ऐसी आराम की जिंदगी अंत समय में तुम्हारी जेब से एक पैसा नहीं रहने देगी। यह घर मेरे पोतों के लिए सोने की मुर्गी साबित होगी। फिर रमेश जी आके बोले, मेरी जिंदगी मेरी जितनी आईडी एचडी और मैं जमुना जी को दे रहा हूँ। अगर वह बीमार पड़े तो उसका अच्छे से अच्छा इलाज हो सके। अगर इन पैसों की जरूरत ना पड़े तो जमुना इन्हें माही और तुम्हारे बच्चों के नाम कर सकती है। गांव का बाबूजी की आशीर्वाद के रूप में मिले 4 कमरे खेत मेरे जाने के बाद तुम लोगों को के ही हो जाएंगे। पर तू उसे बेचोगे नहीं, इसका तुम्हें हलफनामा देना होगा। यह धरोहर हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे, यही चाहता हूँ। हर बार आप शर्त क्यों लगाते हैं? हमारे नाम हो गई कोई चीज़ तो उसका हम कुछ भी करें। अजय जलता हुआ बोला, तुझे मंजूर हो
मेरा फैसला तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास और भी लोग हैं जिन्हें मैं दे सकता हूँ, या सब जिन्हें जरूरत है। रमेश जी क्रोध में बोले, रहने दो छोटे को, सब देखते रहेंगे। पापा बाकी इस घर का सामान, सोने चांदी के जेवर और चराहे वाली 2 दुकानों तो आपने बताया ही नहीं। सचिन बोला, गहनों की बात सुन दोनों बहुएं रमेश जी के और नजदीक खिसक गई। कैसा गहना बहू की जरूरत का सब जरूरी जेवर तो उन्होंने हर शादी ब्याह में जरूरी मौकों पर जमुना जी से पहले ही निकलवा लिया। वाह पापा जी, अभी तो हमने कुछ भी नहीं लिया, अभी तो बहुत सी चीज मम्मी के पास ही है। छोटी बहू रश्मि तपाक से बोल पड़ी, तू भूल गई वो दिन जब जमुना जी की कान के झुमके टूट गए थे। उसे बुआ के बेटे के ब्याह में जाना था। उसने मुझसे तुमसे कितना कहा कि बहू, जो झुमके तुझे दिए थे वह दे दे पहनने को, पर तू बहाना बनाती रही कि वह तो मेरे मायके में रखे हैं लॉकर में। बेचारी जमुना कुछ ना कर पाई, चुपचाप आंसू बहाते हुए नकली झुमके साड़ी में ढककर पहनकर चली गई। पूरी शादी में सबसे नजरें चुराती रही कि कहीं कोई पहचान ना ले। तुम्हारे ससुर की बनाई हुई चीजों पर उसकी पत्नी हक नहीं दिखा सकती, फिर तो मैं दुनिया का सबसे असहाय पति हुआ जो अपनी पत्नी की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। तो पापा जी, मम्मी जी, क्या इस उम्र में वह मांग टीका झुमके जेवर पहने अच्छी लगेंगी, या तो बहू पर ही शोभा देते हैं। बड़ी बहू सिया बोली, और क्या, वह 10 तोले की पायल मम्मी जी पर क्या अच्छी लगेगी। मम्मी जी, आप मुझे अपने झुमके और पायल दे दो, और दीदी को मांग टीका। दीदी को तो वैसे भी या पहले ही मुझसे ज्यादा मिल चुका है। रश्मि बोली, छोटी है तो छोटी रह, समझी। रश्मि, क्या ज्यादा मिल गया तुझसे, झुमके तो मैं ही लूंगी। दोनों बहवें तुम तड़ाका पर उतर आई। यह देखकर सचिन तेज आवाज में बोला, चुप करो तुम दोनों। यह शब्द आगे कहा तो जो भी है घर के सोने की चीज तुम्हें मिली है, उसे वापस माँ के पास आने में समय नहीं लगेगी। दोनों बहुएं सचिन की तेज आवाज से डर जाती हैं, पीछे की ओर खिसक जाती हैं। पापा, अब जो भी जेवर माँ के पास है उसे उन्हीं के पास रहने दीजिए। तुझे नहीं पता था कि यह दोनों पहले से ही माँ से सब ले चुकी हैं। सचिन सरल स्वभाव में बोला, हाँ पापा, मुझे नहीं पता था। माँ चाहे तो माही दीदी को दे सकती हैं, क्योंकि उनकी शादी तंगी हालत में हुई थी, तब हम उन्हें कुछ नहीं दे पाए थे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। छोटा बेटा अजय बोला, हाँ पापा, मुझे भी कोई समस्या नहीं है। सचिन बोला, पर हमें तो है। दोनों बहुएं तपाक से बोल पड़ी, हमारे आगे की बेटी रोटी उसे क्या दोगे। अगर तुम्हें आपत्ति है तो अपने अपने घर का रास्ता नाप सकती हो। अपनी बेटियों के लिए उनका बाप है, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। सचिन बोला, तू कैसी बात कर रहा है, बहुए से यही सिखाया है हमने तुम्हें। अब दोबारा कभी हमारे बहुए से इस लहजे में बात की तो समझ लेना। रमेश जी कपकपाई आवाज में बोले, भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सबके आशीर्वाद से मेरे ससुराल में मुझे किसी चीज की कमी नहीं, बस आप लोग अच्छे से रहो। माही बोली, मैं तो अब तुम लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। रही बात दुकानों की तो वो मैंने अपनी पोतियों और नतनियों के नाम की है। जब उनकी पढ़ाई या ब्याह या किसी कठिन परिस्थिति में जरूरत हो तो तुम लोग बिना संकोच के खर्च कर सको। या ना सोचना कि या तो लड़की है, इन्हें नहीं पढ़ाना, ज्यादा समझे। इतना बोलते बोलते रमेश जी की खांसी उखड़ने लगी, सांसें तेज होने लगी, फिर भी वह बोलते रहे, इस घर का सामान मेरे और जमुना के बाद तुम लोग आपस में बांट सकते हो। पर अब उन्हें बोला नहीं जा रहा था। वह जमीन पर गिरने ही वाले थे कि सचिन ने दोनों हाथों का सहारा दे रमेश जी को कंधे पर ले लिया। छोटे गाड़ी की चाबी ला, तुरंत गाड़ी में सहारा दे बैठाया। तुम रश्मि
और सिया, बाकी पापा की जरूरी सामान और दवाई लेकर बैठो। माँ तुम बच्चों के पास रहो, क्यों परेशान हो रहा है तो? अब समय नहीं है, मेरे पास हो। डॉक्टर मुझे मशीन पर डालकर लाखों रुपए बना देंगे। रमेश जी लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोलते रहे। अब आप चुप रहो पापा, इतनी सस्ती जान नहीं आपके। पापा, अजय बोला। जल्दी से सब अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर लिटाया। बचने की उम्मीद बहुत कम थी, पर सभी बच्चों की और जमुना जी की दुआओं से रमेश जी ठीक हो गए। कुछ ही दिन उन्हें आराम करने की सलाह दी गई। दोनों बेटे उन्हें गोद में उठाकर निवृत्ति कराने ले जाते। यह सब देख रमेश जी और जमुना जी की आंखों से आंसू निकल जाते। अब मैं ठीक हूँ। तुम लोगों को आए 1 सप्ताह हो गया। अब अपने अपने नौकरी पर जाओ, कमाओ खाओ, नहीं तो कहीं तुम्हारा मालिक गुस्सा ना हो जाए। अभी आपकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप और माँ मेरे साथ चल रहे हैं हो। सचिन बोला। सिया भी बोली, हाँ पापा जी, बच्चे भी अपने दादू दादी के साथ बहुत खुश रहेंगे। मैं भी पास में ही सप्ताह में आ जाया करूँगा। अजय बोला, हाँ यह सही है। तो पापा अब मैं चलती हूँ। आपकी बहू बेटे आपकी सेवा बहुत अच्छी से कर रहे हैं। जब जरूरत हो तो बता दीजिएगा। माही डबडबाई आंखों से बोली। सचिन ने माही के सर पर हाथ फेर दिया। दीदी आप इतनी बड़ी हो फिर भी छोटे बच्चों की तरह रोती हो। बच्चों का आपसी प्रेम देख रमेश जी की उम्र खुद ब खुद बोले, हमारे घर की गठरी मजबूती से भरी है, इसे कोई खोल नहीं सकता। रमेश जी को वसीयत सुनाए 10 साल हो गए। वह पहले से भी ज्यादा हट्टे कट्टे हो गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।